धन्यवाद अंतरा। श्रद्धेय मंच और इस पवित्र सभागार में उपस्थित आप सभी सम्माननीय सारस्वत अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये पारिवारिक उत्सव के क्षण हम सभी मिलकर एक साथ देख पा रहे हैं। ये 1.5 वर्ष कैसे गुजरा है हम सभी के लिए, इसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी अपने कुछ अनुभव मैं आप सभी के साथ साझा करना ज़रूर पसंद करूंगी, क्योंकि आज का जो ये आयोजन है ये निहायत ही पारिवारिक उत्सव है, आत्मीय उत्सव है, और आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। आखर आखर राकेश, आखर आखर राकेश से गुजरना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा की तरह अनुभव रहा है। साहित्य के पुरोधाओं ने राकेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जिस तरह से आखर आखर में उकेरा है, मुझे एक ही पंक्ति समझ में आती है, अरथ अमित अति आखर थोरे। इतने गहरे अर्थ हैं, अक्षर फिर भी थोड़े हैं, और राकेश जी ने इन पंक्तियों को मेरे बाल हट के चलते अपने आत्मकथा का शीर्षक भी दिया है। इन पंक्तियों के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आखर आखर राकेश इन पंक्तियों के साथ ही जन्मा और इन पंक्तियों के साथ ही उसने आकार लिया। जिस तरह से एक तीर्थ यात्रा कई परीक्षाओं से गुजरती है, ठीक उसी तरह आखर आखर राकेश भी कई कठिन परीक्षाओं से गुजरा है। इस कृति ने जो परीक्षाएं वहन की है, मैं उसके बारे में ज़रूर आप सबके साथ बात साझा करना चाहूँगी। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाने होगा हमें। जून 2018 में आदरणीय अर्चना दीदी ने मेरे समक्ष एक बात रखी कि मैं राकेश जी की सेवानिवृत्ति पर कुछ विशेष करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा विशेष जो उनकी सेवानिवृत्ति के साथ उन्होंने अब तक जो प्रतिफल स्वरूप किया है वो फल उनके जीवन की पहचान बने, कुछ ऐसा। मैंने कहा निश्चित रूप से दीदी, हम आपकी इस आकांक्षा को पूरा करेंगे। चूँकि ये 30 जून 2021 को राकेश जी की सेवानिवृत्ति भी थी और एक षष्ठी पूर्ति प्रसंग भी था। मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि ये न सिर्फ षष्ठी पूर्ति प्रसंग था, ये एक पत्नी की आकांक्षा की पूर्ति का प्रसंग भी है। एक पत्नी की आकांक्षा की पूर्ति, जो आकांक्षा उनके दिमाग में जो जन्मी थी, उस तारीख का मैं आज उल्लेख करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता इस सभागार में बैठे सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। 26 मई सन 1990, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज ही के दिन आप दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे थे। आप दोनों की वैवाहिक वर्षगांठ है, और उस समय से अब तक वे अपने जहन में इस विचार को लेकर चल रही थी। और मेरे समक्ष तो निश्चित रूप से ये विचार 2018 में ही आया, जून में, और उसके बाद उनके इस विचार को हमने मूर्त रूप देने का जो एक उपक्रम था उसको हमने शुरू किया। फरवरी मार्च 2021 में हमने सभी हमारे सारस्वत मनीषियों को व्हाट्सएप के माध्यम से षष्ठी पूर्ति प्रसंग के संदेश भेजना प्रारंभ किया। सभी को संदेश गए। यहाँ से हमारी यात्रा, जो मैंने तीर्थ यात्रा के बारे में कहा, वो यात्रा शुरू हो चुकी थी हमारी फरवरी मार्च 2021। अंततः आप सभी के आशीर्वचन, शुभकामनाओं और स्नेह के चलते हम सभी इन परीक्षाओं में पूर्णतः सफल हुए, और आज इस पारिवारिक आयोजन को, पारिवारिक उत्सव के जो क्षण हैं उन्हें हम सहेज पा रहे हैं। विशेष रूप से एक नाम जो कृति के बीज से लेकर वट वृक्ष बनने तक हम सभी के दुविधाओं के समाधान के रूप में रहे, आदरणीय प्रोफेसर BL आच्छा जी। उन्हें फ़ोन लगाने में हमें कभी भी समय सीमा का ध्यान नहीं रखना पड़ा। रात को 11 बज रही है, रात को 12 बज रही है,
किताब पर चर्चा हो रही है, जब भी कोई दुविधा आई हमारा पहला फ़ोन आचा जी के पास ही गया। उन्होंने हमारी हर समस्या का समाधान किया। लगातार हम उनसे संपर्क में रहे। ऐसा ही एक नाम मैं लेना चाहूँगी, कथाकार, पत्रकार आदरणीय बलराम जी, नई दिल्ली से। वे इस किताब के केंद्र में रहे। किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैप उन्होंने ही लिखा है और अपनी और बोलना चाहिए कि व्यस्तताओं के मध्य भी और अपनी अस्वस्थताओं के मध्य भी उन्होंने हमेशा कॉल बैक किया और किताब पर लंबी चर्चा की। किंतु आज वे यहाँ नहीं हैं। शायद वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया है मैंने फ़ोन पर। उनको परेशान इतना किया है कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद इंदौर आना नहीं चाहिए, फ़ोन पर से ही हमें जो भी मार्गदर्शन देना है देना चाहिए। मैं यहाँ नीरज मित्तल जी, इस किताब के प्रकाशक मानव प्रकाशन से नीरज मित्तल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि बलराम जी तक हमारा ये संदेश जरूर पहुँचाया जाए कि आज वो यहाँ इस सभागार में नहीं हैं, किंतु उनकी उपस्थिति हम सभी महसूस कर पा रहे हैं और इस किताब में भी कहीं ना कहीं वो मौजूद तो हैं ही केंद्र बिंदु के रूप में। तो हम सभी एक मिशन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लगातार संपर्क में रहे और किताब आकार ले सकी। एक नाम मैं लेना चाहूँगी नई धारा के यशस्वी संपादक आदरणीय शिवनारायण जी का, जिन्होंने इस किताब का शीर्षक रखा है आखर आखर राकेश। शिवनारायण जी यहाँ नहीं हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा शीर्षक किताब को दिया। अब आप ही मुझे बताइए कि इतने महत्वपूर्ण नामों के साथ अगर आखर आखर राकेश कृति आकार ले पाई है, तो क्या इस कृति के लिए 2 संपादकों की ज़रूरत पड़ सकती है? जब इतने सारे पुरोधा की ऊर्जा इसमें लगी है, तो मुझे लगता है ये किताब संपादक विहीन होनी चाहिए, क्योंकि सभी ने इसमें अपने आशीर्वचन दिए हैं, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। हम आशीर्वचन को कैसे एडिट कर सकते हैं? शुभकामना संदेशों को कैसे एडिट किया जाता है? कहीं से कोई पंक्ति हटाई नहीं जा सकती। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये किताब संपादक विहीन है। ये हम सबके समानांतर सहकार की बोलना चाहिए उपज है, हम सभी के सार्थक प्रयासों का प्रतिफल है। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्चना दीदी को मैं विशेष रूप से साधुवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ही आकांक्षा थी जो आज इस रूप में फलीभूत हो पाई है। ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि समर्पण की उजली परत और दाम्पत्य की उजली राह आप आखर आखर राकेश के कई प्रसंगों में कई जगहों पर महसूस कर पाएंगे। और विशेष रूप से मुझे एक बात साझा करते हुए खुशी होगी कि इस किताब में हमने लगभग बताया मैंने 100 आलेखों के लिए संदेश भेजे थे। कुल हमारे पास 106 आलेख आए हैं और सभी समाहित हुए हैं किताब में। और जो 4-5 आलेख किंचित कारणों से नहीं आ पाए हैं, वे भी अस्वस्थता के चलते या अपने निजी कारणों के चलते नहीं आ पाए। मनीष वैद्य जी का मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगी देवास से। वो भी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि लिख सकें, और ये हमारा सौभाग्य है कि सभी आलेख हमें प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी किताब हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं हो पाती है। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने अपने आलेख में एक बात कही है, साहित्य में कुछ भी अंतिम और परिपूर्ण नहीं होता। उसी तरह से आखर आखर राकेश को भी मैं अंतिम और परिपूर्ण नहीं मानती हूँ, क्योंकि आखर आखर राकेश का द्वितीय सोपान है जो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी। राकेश जी पर शीघ्र ही पीएचडी होने जा रही है, उनके समग्र साहित्यिक अवदान पर शोध कार्य होने जा रहा है। ये आखर आखिर राकेश की दूसरी कड़ी होगी, जिसमें जो कुछ भी अपूर्ण रह गया है हम उसे समाहित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ में मैं खास तौर से कृति का जो साहित्यिक प्रदेय है उस पर कुछ बात कहना चाहूँगी कि ये कृति साहित्यिक प्रदेय के रूप में कितनी मायने रखती है। आखर आखर राकेश जो है इसका बहुत ही साहित्यिक प्रदेय है, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो शोधार्थी हैं उनके लिए ये नए शोध का विषय है। किताब कुल 9 अध्यायों में विभाजित है और इसमें जो 9 अध्याय हैं उसमें सर्जना के आयाम के अंतर्गत अलग अलग सभी विधाएं हैं। कविताएं हैं, गद्य है, कथेतर साहित्य है, संस्मरण है, पत्र है और संपादन है। जो एक नया लेखक या नया शोधार्थी है वो एक साथ कई विधाओं को इस किताब में देख पाएगा। सारी विधाओं को रेखांकित करने का प्रयास इसमें किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी के शोधार्थियों के लिए ये एक शोधपरक कृति महत्वपूर्ण होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृति के सम्माननीय लेखकों के प्रति व्यक्तिशः कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अन्वेषी स्वभाव से राकेश जी के
सर्जना कर्म का साहित्यिक मूल्यांकन किया और मुझे लगता है कि इस कृति में जितने भी रचनाकार साहित्यकार हैं वे सभी उनका साहित्यिक और सांस्कृतिक या कहें वैचारिक जो छवि है वो पाठकों में अच्छी तरह रची बसी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी का स्नेह पा सकी और मुझे इस कृति का संपादन करने का अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि इस कृति पर आप सभी अपने सुझाव समादेश मुझे प्रेषित करें। सहृदय सादर धन्यवाद। एक बार पुनः इस सारस्वत पारिवारिक आयोजन में आप सभी की उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।